हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम ग्रेविटेशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे जो आपको 11th क्लास में भी काम आएंगे और उसके साथ साथ नेवी और एयरफोर्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो देखिए, किसी भी एग्ज़ाम का एक परफेक्ट पैटर्न होता है। जब तक आप उस एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चंस नहीं करेंगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। तो हमने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपके लिए एयरफोर्स और नेवी के पैटर्न के न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं, जिस पैटर्न से आज तक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, उसी टाइप के न्यूमेरिकल्स इस वीडियो में आपको दिए जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से। टाइम पीरियड ऑफ ए प्लैनेट इज टी एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज आर। ठीक है, कोई प्लैनेट है, उसका टाइम पीरियड टी है और जिस ऑर्बिट में वो रोटेट करता है उसकी रेडियस आर है। अगर हम ऐसा करें कि रेडियस को 4 से मल्टीप्लाई कर दे, यानी कि अगर आर रेडियस है उसको इंक्रीज करके 4r कर दे, तो नया टाइम पीरियड क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने केपलर के थर्ड जो लॉ है, थर्ड लॉ ऑफ ऑर्बिटल मोशन, उसका यूज करना है। केपलर का थर्ड लॉ ये बोलता है कि जब भी कोई हमारे पास प्लैनेट है वो रोटेट करेगा किसी ऑर्बिट में, तो उसका जो टाइम पीरियड का स्केयर है वो प्रोपोर्शनल होगा ऑर्बिट की रेडियस के क्यूब के। ठीक है ना, ये बात समझ में आई। ये चीज़ बोली केपलर के थर्ड लॉ ने कि भैया टाइम पीरियड का स्केयर प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के क्यूब के। हमने सिंपली क्या करा कि भैया इनिशियल जो शुरुआत में जब रेडियस आर थी तो उस टाइम पे टाइम पीरियड निकाल लिया t1, उसको मान लिया हमने t1 है, तो t1 का स्केयर इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट यूज़ करा जिसको नाम दिया k, और r के क्यूब को r1 क्यूब मान लिया जो शुरुआत में रेडियस थी। अब क्वेश्चन के हिसाब से शुरुआत में रेडियस r थी, तो हमने r1 की जगह यहाँ पे इस केस में r पुट कर दिया, तो इनिशियल टाइम हमारे पास आ गया kr क्यूब। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये कहा कि जो नई रेडियस है उसको r से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 4r कर दिया उसको, तो नया जो टाइम पीरियड आएगा वो क्या आएगा, t2 का स्केयर इज इक्वल टू k इंटू r2 का क्यूब। नई जो रेडियस है r2 की वैल्यू हमने पुट कर दी 4r, तो हमारे पास आ गया t2 का स्केयर इज इक्वल टू k इंटू 64 इंटू में आर क्यूब, 4 का क्यूब करा तो इसलिए वजह से हमारे पास आ गया 64। इसको सेकंड इक्वेशन मान लिया। ये हमारे पास शुरुआत में यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन थी, इसमें से क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दिया सेकंड इक्वेशन से, तो हमारे पास आ गया t1 अपॉन t2 का स्केयर इज इक्वल टू के आर क्यूब अपॉन के इंटू 64 इंटू आर क्यूब। के से के कैंसिल, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, हमारे पास टर्म आ गई t1 अपॉन t2 का स्केयर इज इक्वल टू 1 अपॉन 64। ठीक है, इसको फर्दर हमने क्या करा, दोनों तरफ रूट ले दिया। इस तरफ जब रूट लिया तो स्क्वायर से ये कैंसिल, इस तरफ जब रूट लिया तो 64 का रूट लिख दिया हमने 8, और ये इधर से जो t2 है इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, 8 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ गया 8t1 इज इक्वल टू t2, यानी शुरुआत में जो टाइम था उससे 8 गुना ज़्यादा आएगा नया टाइम रेडियस 4r करने के बाद। इसका मतलब है कि जो डी ऑप्शन हमारे पास क्वेश्चन का था वो राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा। If radius of Earth decreases by 1% but mass remains same, then gravitational acceleration will be 1% decrease, same, 1% increase या 2% increase। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन ही नहीं, इस टाइप के क्वेश्चंस और सभी क्वेश्चंस एक ही तरीके से होते हैं, तो आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान से क्वेश्चन को देख के समझना है। क्वेश्चन में क्या समझना है, देखिए क्या कहा इन्होंने, अगर रेडियस को 1% कम कर दें, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे क्या वो असर होगा उसका। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेडियस और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में रिलेशन क्या है। तो उसके लिए हमने क्या करा भैया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता था, g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्केयर। यहाँ से सिर्फ रेडियस में चेंज करा है, तो रेडियस का चेक कर लिया कि भाई g जो है ये प्रोपोर्शनल है रेडियस की पावर -2 के, ये 1 अपॉन आर स्केयर के प्रोपोर्शनल था, 1 अपॉन आर स्केयर को लिख दिया r की पावर -2। ठीक है, अब क्या करा,
इस अब देखिए यहाँ तक तो स्टेप आप कर लेंगे, इसके बाद कैसे करना है, अगर इस वाले पोर्शन में परसेंटेज चेंज निकालना है तो आपने क्या करना है, इसकी जो भी पावर है ना उसका साइन चेंज कर दो। ये मतलब साइन चेंज नहीं करना, उसको पॉजिटिव के लेकर के चलना है। इसकी जो भी पावर है उसको पॉजिटिव लेकर के आगे मल्टीप्लाई कर दो। इसकी पावर 2 थी तो 2 को मैंने आगे मल्टीप्लाई कर दिया, और पीछे मेरे पास बच गया रेडियस में परसेंटेज चेंज। रेडियस में परसेंटेज क्वेश्चन में चेंज कितना दे रखा था, 1% का चेंज था, तो हमने लिख दिया 2 इंटू 1, तो जी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2%। अब ये कैसे पता चले कि भैया इंक्रीज हुआ या डिक्रीज होगा। देखिए इसमें तो सारे ऑप्शन में इंक्रीज दे रखा है, 2% इंक्रीज। मान लिया बी ऑप्शन में हमें ये दे दे 2% डिक्रीज, तो हमारा तो आंसर 2% आया। अब ये कैसे पता चलेगा कि इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज, तो उसके लिए आपने सिंपल अपना माइंड का यूज़ करना है। इन्होंने रेडियस को डिक्रीज करा था, ठीक है ना, रेडियस को इन्होंने डिक्रीज करा था, यानी कि इस फॉर्मूला में आर की वैल्यू अगर आप कम करेंगे तो आप डायरेक्ट नोट करिए ना जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जी ये प्रोपोर्शनल है 1/r² के, यानी इनवर्स प्रोपोर्शन में है। अगर आर कम करेंगे तो जी की वैल्यू इंक्रीज होगी, रेडियस कम करेंगे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा। ये चीज़ हमें पता चली फॉर्मूला से। और कितना परसेंट का चेंज आएगा ये तरीका आपको बता दिया है, तो इसमें से हमने कर दिया ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। रेडियस ऑफ अर्थ इज आर, एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा एंड लैटिट्यूड इज 60 डिग्री, देन फाइंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से काफ़ी कंसेप्ट भी निकल के आते हैं जो प्रीवियस वीडियोस में आपको बता दिए गए हैं। बार बार रिपीट नहीं करेंगे एक चीज़ को, लेकिन आप पहले वाले वीडियो देखिए ग्रेविटी की, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि ये जो कंसेप्ट है, यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होगा उस फॉर्मूला का यूज़ करके काफ़ी चीज़ें, नई चीज़ें हमें पता चलती हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमें कोई लैटिट्यूड दे दिया, ठीक है, लैटिट्यूड, और हमसे ये कहा कि इस लैटिट्यूड पे कितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि जी लैम्डा, लैटिट्यूड पे जी की वैल्यू इक्वल होगी जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, और ये हमारे पास है कोस स्क्वायर लैम्डा, ठीक है। यहाँ पर ये जी की है वैल्यू 9.8, आर रेडियस, ओमेगा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, और लैम्डा लैटिट्यूड। इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लैटिट्यूड हमारे पास है 60 डिग्री, तो हमने इसकी वैल्यू 60 डिग्री यहाँ पे पुट कर दी, तो ये हमारे पास आ गया जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर 60। कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, और 1/2 का जब स्क्वायर करा तो हमारे पास मल्टीप्लाई में आ गया 1/4, यानी कि 60 डिग्री पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो हमारे पास आ गया जी माइनस 1/4 इंटू आर ओमेगा स्क्वायर, यानी कि हमारा जो ऑप्शन था वो ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट विच इज रिवॉल्विंग जस्ट अबव द अर्थ इज वी। कोई सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी वी है जो अर्थ से जस्ट अबव रोटेट कर रहा है, यानी कि अगर देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास ये है, v इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एच इसकी पावर 1/2। यहाँ पे h होती है अर्थ से, अर्थ के सरफेस से सैटेलाइट की हाइट, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या क्या जस्ट अबव द अर्थ है, यानी कि इस हाइट को हम अप्रोक्सीमेटली 0 मान सकते हैं, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली 0 मान सकते हैं, रेडियस के हिसाब से नेग्लिजिबल है। आगे क्वेश्चन में कहा देन फाइंड ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट विच इज रिवॉल्विंग एट r/2। एक ऐसा सैटेलाइट जो बिल्कुल नज़दीक से घूम रहा है उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी v है, तो आपने ऐसे सैटेलाइट की वेलोसिटी बतानी है जो r/2 डिस्टेंस पे रोटेट कर रहे हैं। तो हमने मान लिया कि भैया अगर h की वैल्यू 0 पुट करें तो जो वेलोसिटी आई जी एम अपॉन आर इसकी पावर 1/2, इसको नाम दे दिया v। अगर हाइट की जगह हम 0 ना पुट करके r/2 पुट करें तो हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी जी एम अपॉन आर प्लस r/2 और कंप्लीट की पावर 1/2, यानी कि जी एम अपॉन इसका एलसीएम ले लिया, यह आ गया 3r/2 इसकी पावर 1/2। ये जो 2 डिवाइड में है ये ऊपर आके मल्टीप्लाई में होगा, तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई 2/3 जी एम अपॉन आर और इंटू में 1/2। 2/3 पे अलग से पावर लगा दी और इस वाले पोर्शन पे अलग से पावर लगा दी, तो हमारे पास आ गया 2/3 की पावर 1/2 इंटू जी एम अपॉन आर की पावर 1/2।
1/2 पावर को लिख दिया रूट, और ये जो वैल्यू थी ये v के इक्वल थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले जो इक्वेशन बनी थी उसके अंदर इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी v, यानी नई जो वेलोसिटी आएगी वो √2/3 के इनटू में पुरानी वेलोसिटी, ये हमारा आंसर आएगा। तो इसका मतलब है जो सी ऑप्शन हमारे पास था ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। ए सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ जस्ट नियर टू अर्थ। कोई सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहा है, बिल्कुल अर्थ के पास, तो आपने उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी बतानी है। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के बिल्कुल पास में रोटेट करता है, जस्ट नियर टू अर्थ रोटेट करता है, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है ना, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखने की बात है। अदरवाइज आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, अभी लास्ट क्वेश्चन में चेक करा था Gm/r इसकी पावर 1/2। अर्थ का मास आपको पता है, अर्थ की रेडियस आपको पता है, जी की वैल्यू आपको पता है, सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करके उसका रूट निकालिएगा, आपके पास आंसर 8 किलोमीटर पर सेकेंड आएगा। नेक्स्ट पे चलिए, 6th क्वेश्चन पे। हाइट ऑफ ए सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस इज नेग्लिजिबल टू रेडियस ऑफ अर्थ, देन फाइंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। सेम क्वेश्चन है, जो लास्ट में क्वेश्चन था वही अब के पूछ लिया। अब की बार जो ऑप्शन है वो जी और आर में दे दिया, पहले डायरेक्ट ऑप्शन दे रखे थे। कैसे करना है, ऑर्बिटल वेलोसिटी किसी भी सैटेलाइट का हमारे पास होता है Gm/r+h इसकी पावर 1/2, लेकिन अगर सैटेलाइट अर्थ के बहुत नज़दीक है तो हम मान सकते हैं रेडियस मच मच ग्रेटर देन हाइट, यानी कि हाइट को अप्रोक्सीमेटली 0 मान सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं रेडियस के हिसाब से। तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई Gm/r इसकी पावर 1/2। अब हमने फर्दर क्या करना है, इसको कर दिया r से मल्टीप्लाई, r से डिवाइड, और जब r से डिवाइड करा तो इसको लिख दिया Gm/r² इनटू में r। ये जो वैल्यू है ये हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू m अपॉन में r²। ये हमारे पास ये वैल्यू थी, इसको यहाँ पे पुट कर दिया तो हमारे पास आ गया v0, v ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो gr इसकी पावर 1/2। 1/2 पावर को लिख दिया √gr, तो ये हमारे पास इसका जो आंसर हो गया वो हो गया डी। अब एक बात समझिए, एक ऐसा सैटेलाइट जो कि अर्थ के बहुत नज़दीक में रोटेट करता है, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी या तो होगी √gr, ठीक है, या आप उसको लिख सकते हैं 8 किलोमीटर पर सेकेंड, या लिख सकते हैं √Gm/r। इनमें से कोई भी आपको ऑप्शन के अंदर आंसर मिल सकता है, तीनों ही आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं। अगर आपसे कहे इस किलोमीटर पर सेकंड को आपने मीटर पर सेकंड में करना है तो आप इसको सिंपल सा 1000 से मल्टीप्लाई करना, आपका आएगा 8000 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से आपने तीनों आंसर याद रखने हैं, याद कर लीजिएगा, इनको हो जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो एक दो बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक क्वेश्चंस जो हैं वो याद होते चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। ए सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ विद वेलोसिटी v एंड रेडियस r इन एन ऑर्बिट। ठीक है, एक सैटेलाइट है, r रेडियस के ऑर्बिट में v वेलोसिटी से रोटेट करता है। इफ ऑर्बिटल रेडियस इज डिक्रीज्ड बाय 1% देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। अगर रेडियस को 1% डिक्रीज करें तो वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये बिल्कुल जो एक पहले क्वेश्चन करवाया था परसेंटेज चेंज का उसी के हिसाब का है। सबसे पहले हमने देखा कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास क्या होती है Gm/r इसकी पावर 1/2, यानी कि जो वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल होती है r की पावर -1/2 के। अब परसेंटेज चेंज के लिए क्या बताया था, इसकी जो भी पावर है उसको मल्टीप्लाई कर दो आगे प्लस का लेकर के, तो इसकी पावर -1/2 थी, आगे मल्टीप्लाई कर दिया प्लस का 1/2 इंटू में रेडियस के अंदर कितना परसेंटेज चेंज, ये क्वेश्चन में गिवन मिलेगा आपको। इस क्वेश्चन में दे रखा है 1% का चेंज, तो 1/2 इंटू 1 हमारे पास आंसर आ गया 0.5%। ठीक है ना, तो आपका जो ऑप्शन है इसमें दो ऑप्शन दे रखे, एक 0.5% डिक्रीज, एक 0.5% इंक्रीज। अब आपने अपना दिमाग लगाना है, अगर रेडियस डिक्रीज करेंगे
तो वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट आएगा? देखिए वेलोसिटी वो प्रोपोर्शनल है रेडियस के रूट के, यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन में है दोनों चीज़ें एक दूसरे के। अगर इसको आप इंक्रीज करते हैं तो ये वैल्यू डिक्रीज होगी, या फिर इसका उल्टा भी सही है, इसको डिक्रीज करते हैं तो ये वैल्यू इंक्रीज होगी। इसका मतलब है अगर रेडियस कम करेंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो हमारा बी ऑप्शन जो है 0.5% इंक्रीज, ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। इफ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज हाफ ऑफ प्रेजेंट डिस्टेंस देन नंबर ऑफ डेज इन ईयर विल बी। अगर पृथ्वी और सूरज के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर दें तो नंबर ऑफ डेज कितने होंगे? देखिए इसका तरीका मैं बता देता हूँ, बाकी मेरी एडवाइस मानिए, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट याद रखिए। तरीका ये है, केप्लर का थर्ड लॉ बोलता है टाइम पीरियड का स्क्वायर जो है वो रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हमने कांस्टेंट लगा दिया अपनी तरफ से के। इनिशियली देखिए ये शुरुआत की कंडीशन है जब डिस्टेंस आर है। क्वेश्चन में ये कहा कि अगर आर की जगह हम r/2 डिस्टेंस करें तो क्या करा हमने, जो टाइम आएगा हमने मान लिया t1 टाइम, तो t1 का स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू r/2 का क्यूब। ये हमारे पास आ गया t1 का स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू r³ अपॉन 8। इस पहली इक्वेशन को आपने दूसरी इक्वेशन से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास k से k कैंसिल होगा, r³ से r³, ये आ गया t का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू t1 का स्क्वायर। यहाँ से हमने t1 के स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। t1 के स्क्वायर की वैल्यू आ गई t²/8 और दोनों तरफ रूट लिया तो t1 की वैल्यू हमारे पास आ गई t/2√2। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इनिशियली टाइम जो था शुरुआत में, यानी कि अब के टाइम में, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। तो हमने 365 रख दिया शुरुआत वाले टाइम पीरियड को और इसको सोल्व करा तो सोल्व करने पे हमारे पास आंसर आया 129 डेज, 129 दिन। इसी तरीके का एक क्वेश्चन चंद्रमा के रिलेटेड में भी है, वो भी आपको कराएंगे इसी वीडियो के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट इज v if radius of planet remains same but mass becomes 4 times then escape velocity will become। किसी प्लैनेट का escape velocity v है, अगर उसका रेडियस सेम रहे लेकिन मास को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो escape velocity क्या होगी? आसान सा क्वेश्चन है। देखिए escape velocity के दो फॉर्मूले हैं। एक तो escape velocity को लिख सकते हैं √2gr, एक लिख सकते हैं ये एस्केप वेलोसिटी √2 कैपिटल G इंटू m अपॉन में r। हमारे पास मास के अंदर चेंजमेंट करा है तो हम मास वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूले को यूज़ करा तो शुरुआत में हमने मान लिया ये है एस्केप वेलोसिटी, नई एस्केप वेलोसिटी मान ली ve', ठीक है। और इस वेलोसिटी में मास की जगह हमने m की जगह 4m पुट कर दिया क्योंकि नया मास जो है वो 4 गुना है पहले वाले से। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में इस 4 को हमने कॉमन निकाल लिया बाहर। बाहर निकालने के बाद रूट से भी बाहर करा इसको तो आ गया 2, तो ve' आ गया हमारे पास 2 इंटू √gm अपॉन r, यानी कि एस्केप वेलोसिटी ve की जगह हमने, देखिए इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया ve, जो कि इनिशियल एस्केप वेलोसिटी थी शुरुआत के अंदर, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया, जो नई एस्केप वेलोसिटी आएगी वो पुरानी वाली से 2 टाइम्स ज़्यादा आएगी, ठीक है भैया। तो आपका जो आंसर है वो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। मास ऑफ अर्थ इज 81 टाइम्स द मास ऑफ मून एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज 3.5 टाइम्स रेडियस ऑफ मून, देन फाइंड रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ एंड मून। देखिए इस क्वेश्चन में ये जो चीज़ दे रखी है ना कि अर्थ का मास मून से 81 गुना ज़्यादा है, ठीक है, अर्थ की रेडियस 3.5 गुना ज़्यादा है मून से, तो आप एस्केप वेलोसिटी का रेशियो निकालिए। उस सब का यूज ही नहीं करना आपने, क्योंकि उस सब का यूज करेंगे ना तो क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल होगा, आपने कैलकुलेशंस ज़्यादा करनी पड़ेंगी, क्योंकि पहले आप अर्थ की एस्केप वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, फिर आप मून की एस्केप वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। लेकिन हमने आपको डायरेक्ट बता रखा है कि अर्थ की एस्केप वेलोसिटी जो हमारे पास है वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड और मून की एस्केप वेलोसिटी हमारे पास है 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। आपने सिंपल इनका रेशियो फाइंड आउट करना था, तो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी को आप डिवाइड कर दीजिए मून की एस्केप वेलोसिटी से, तो 11.2 अपॉन 2.4, पॉइंट से पॉइंट हमने कैंसिल कर दिया,
अब हमारे पास बच गया 112/24, इसको कैंसिल करा, ये हमारे पास आ गया 4.81, ठीक है ना। ये आपका राइट आंसर होगा 4.81, यानी कि सी ऑप्शन वाज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का। इफ डिस्टेंस ऑफ मून वाज हाफ फ्रॉम अर्थ देन टाइम पीरियड ऑफ मून विल बी। अगर जो डिस्टेंस है मून का पृथ्वी से हाफ कर दे तो टाइम पीरियड में कितना चेंज आएगा। तो आप डायरेक्ट याद रखिए, किन्हीं भी दो प्लेनेट के बीच का अगर आप जो है डिस्टेंस हाफ कर देते हैं तो टाइम पीरियड कैसे इफेक्ट होगा। टाइम पीरियड आएगा ओल्ड टाइम पीरियड अपॉन 2√2। ये सन वाले केस में हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इसमें भी देखिए सोल्व करके दिखाया गया है पूरा, लेकिन लास्ट में रिजल्ट हमारे पास वही आता है। लास्ट में रिजल्ट वही आता है, ओल्ड टाइम पीरियड अपॉन 2√2। किन्हीं भी दो प्लेनेट के बीच का अगर आप डिस्टेंस हाफ कर देते हैं तो नया टाइम पीरियड आएगा पुराना टाइम पीरियड अपॉन में 2√2, इसके इक्वल आएगा। ये चीज़ आप डायरेक्ट याद रखिए, ठीक है। अब पुराना टाइम पीरियड क्या था, देखिए मून मंथ की बात करी है, मून मंथ के अंदर 28 दिन होते हैं। अब आपने क्या करना है, पुराना टाइम पीरियड 28 अपॉन 2√2, 2 से 28 को कैंसिल करा कितना 14 पे, तो हमारे पास आ गया 14 अपॉन √2, √2 की वैल्यू पुट कर दी 1.4, ठीक है। इसको लिख दिया 140 अपॉन 14, इससे कैंसिल करा, आंसर आ गया 10 डेज, यानी कि ए ऑप्शन जो था ये राइट ऑप्शन था। तो इस वीडियो में बिल्कुल जो एक नई चीज़ आपको बताई गई है, जो अब तक आपने नहीं कभी नोटिस करा होगा, कि दो प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस अगर हम हाफ कर दें तो नया टाइम पीरियड उसका जो आएगा वो आएगा पुराना टाइम पीरियड अपॉन में 2√2, ठीक है ना। इस तरीके से आपने जो कंसेप्ट से फिजिक्स के उनको करना है। हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय